मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, आयुष और विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर है मैनपुरी से, जहां पर दिहुली हत्याकांड में कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है और 3 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। मैनपुरी जिला जज इंद्र सिंह की तरफ से सजा सुनाई गई है। 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा। दिहुली हत्याकांड में यह बड़ा फैसला, ये पूरा हत्याकांड जिसमें 24 दलितों की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें फैसला सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से। जो तीनों दोषी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिहुली हत्याकांड में 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जहां पर मैनपुरी जिला जज इंद्र सिंह की तरफ से सजा सुनाई गई है। इसको करेक्ट करते हुए फांसी की सजा 3 दोषियों को सुनाई दी गई है, जिसमें 24 दलितों को मार दिया गया था, गोली मारकर उन्हें उनकी हत्या कर दी गई थी। दिहुली नरसंहार के बाद आज 44 साल बाद फैसला आया और कोर्ट का क्या फैसला है हम जानेंगे। वकील साहब किस तरीके का फैसला आया और क्या फैसला बहुत ही सराहनीय है। तीनों अभियुक्तों को रामपाल, कप्तान और राम सेवक को फांसी की सजा दी गई। 50-50 हजार का जुर्माना किया गया है और बहुत ही सराहनीय फैसला है। ऐसे में लंबा गैप रहा 44 साल का। कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। 24 लोगों की हत्या की गई थी, बड़ा प्रकरण था। किस मामले को लेकर हत्या की गई थी 24 लोगों की? इसमें राधे संतोषा गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे, जिसमें ये लोग मुखबिर हो गए, गवाह बन गए थे। उस आधार पे ये दुश्मनी सी मान ली और उस पर हत्याकांड हुआ था। आज जो कोर्ट का फैसला आया, आपको क्या लग रहा है? सराहनीय फैसला है, अच्छा निर्णय है। समाज में एक संदेश जाएगा, अपराधियों में भय का वातावरण बनेगा। साकिब अनवर मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साकिब, 1981 का मामला और एक लंबा इंतजार रहा। लंबे इंतजार के बाद आज कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया, फांसी की सजा का ऐलान 3 दोषियों के लिए किया गया, और कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ मेंशन किया है? देखिए, इस तरीके का आज कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है। मैनपुरी में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें तीनों के तीनों आरोपियों को कोर्ट की तरफ से 50-50 हजार रुपए का पहले तो जुर्माना लगाया गया। उसके बाद तीनों आरोपियों को पूरी तरीके से फांसी की सजा दे दी गई। वहीं इस पूरे मामले में 17 आरोपी थे, जिसमें से 13 आरोपी आ चुके हैं। वहीं एक आरोपी जो है वो फरार है। साकिब, जिन 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जरा इनके बारे में भी डिटेल्स दीजिए और पूरा मामला विस्तार से बताइए। हुआ क्या था, ये पूरा घटनाक्रम क्या था दिहुली हत्याकांड का? देखिए, गैंगवार हुआ था दिहुली हत्याकांड से पहले। उसमें ये जो मरने वाले लोग थे 24 लोग, ये लोग सभी उसमें गवाह बने थे। और ये जो आरोपी थे 17 लोग, इन लोगों ने उन लोगों का दबाव बनाया था कि तुम लोग अगर इसमें गवाह हो और तुम अगर गवाही नहीं दोगे तो हम लोग बच जाएंगे। लेकिन जब वो नहीं माने और वो गवाही पे अड़े रहे, तो इन लोगों ने गुस्से में आकर उनको सबको एक मकान में बंद करने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर 24 लोगों की मौके पर ही हत्या कर दी थी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब आपका जानकारी के लिए। और दिल्ली में महिला समृद्धि योजना पर बनेगी गाइडलाइन, ये बड़ी खबर है। एक परिवार की एक ही महिला को मिलेंगे 2500 रुपए, सूत्रों से खबर। परिवार में सबसे अधिक उम्र की महिला को लाभ मिलेगा। हालांकि 3 से अधिक बच्चे होने पर यह लाभ नहीं दिया जाएगा। समृद्धि योजना के लिए बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया था, वादा किया गया था, उसके लिए अब गाइडलाइंस भी सामने आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा को संबोधित किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ के आयोजन का जिक्र किया। उन्होंने देशवासियों को नमन किया। साथ ही महाकुंभ के आयोजन को लेकर के उन्होंने प्रयागराज के लोगों को धन्यवाद भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के आयोजन को भागीरथ का प्रयास बताया। महाकुंभ के दौरान दुनिया ने भारत की विराट तस्वीर देखी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों को भी जवाब दिया जिन्होंने महाकुंभ के महाआयोजन पर सवाल उठाए। मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही
साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। दिल्ली विधानसभा में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, साथ ही सभा को संबोधित भी किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम 19 मार्च को समाप्त होने वाले हैं और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विधायकों को उनके कामकाज और विधानसभा की प्रक्रियाओं के संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय प्रक्रिया, आचार संहिता और सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देना है। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। दिल्ली की जनता ने आपको बड़ी अपेक्षाओं के साथ भेजा है। आप पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपका चिंतन पूरे राज्य के विकास के साथ इस राज्य की जनता का विकास और उनकी सामाजिक कल्याण की भी परिवर्तन करने का दायित्व है। बर्खास्त आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक और बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर अब 15 अप्रैल तक रोक बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही खेडकर को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए भी वक्त दिया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने की 15 तारीख को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। पूजा खेडकर पर यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटे का फायदा उठाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी राजू ने पूजा पर गलत मेडिकल सर्टिफिकेट और परीक्षा के नाम बदलने का कोर्ट में आरोप लगाया। जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। पीके ने यह हमला लालू पर उनके बेटे को लेकर बोला। प्रशांत किशोर ने जहां पर तेजस्वी की पढ़ाई का जिक्र किया तो इस दौरान वो लालू परिवार पर हमलावर भी नजर आए। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा, ये भी जाहिर कर दिया कि वो लालू की शिकायत नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी तारीफ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस दौरान बिहार में जारी धर्म और जाति पर हो रही राजनीति को भी टारगेट कर लिया। बिहार में इसी साल आखिर में चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार का सियासी पारा हाई हो रखा है। प्रशांत किशोर का लालू पर हमला इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। लोगों को लालू जी की चिंता है, किसी को मोदी का चिंता है, किसी को अपने जात का चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात करते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, आप अपना दशा देख लीजिए। आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, आईए बीए कर लिए, उनको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। शिक्षा विभाग के सवाल पर सरकार ने दरअसल अपना पक्ष रखा और विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा। इस दौरान आरजेडी विधायक वेल में पहुंच गए। उन्होंने रिपोर्ट्स की कॉपी को टेबल पर जोर जोर से पटका। यहां तक कि आरजेडी और सीपीआईएमएल के विधायकों ने टेबल को पलटने की कोशिश तक कर दी, जिससे स्पीकर नंदकिशोर यादव गुस्से में आ गए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ललित यादव ने शिक्षा विभाग से संबंधित एक सवाल पूछा। मंत्री सुनील कुमार के जवाब से विपक्षी विधायक संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में ही थे। विपक्षी विधायक नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक की तस्वीरें नजर आई। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून की स्थिति बहुत ही खराब है। अपराधी और पुलिसकर्मी आपस में मिल चुके हैं और इसके चलते बिहार में अब अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। कांग्रेस ने विधायक ने बिहार की नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया
कि बिहार पुलिस किसी की सुन नहीं रही। ऐसे में आम जनता का क्या हाल होगा, इसे समझना मुश्किल नहीं है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा हमारे साथ हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे ऐसी स्थिति बनी कि कल नीतीश कुमार को डीजीपी मुख्य सचिव को तलब करना पड़ गया। बिल्कुल, आप देखिए विधानसभा हंगामे के बाद क्या वो मुख्यमंत्री पहले से पता नहीं था लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई है? क्या अपराधी पुलिस कर्मियों से नहीं मिले हैं? चाहे वो शराब माफियाओं से नहीं मिले हुए हैं? क्या बालू खनन वाले से नहीं मिले हुए हैं? निश्चित तौर पर स्थिति ऐसी क्यों आई कि अब अपराधी का मन आप बढ़ाए और पुलिस लोगों ने बढ़ाया और अब अपराधी आपकी हत्या कर रहा है, तो जनता, आम जनता क्या हाल होगा इसको सोचिए। तो माननीय नीतीश कुमार जी से पूछे, आप हमसे पूछ रहे हैं। एनडीए के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि खाकी का तो खौफ सच में नहीं है। एनडीए के कुछ नेता ये मानते हैं। बिल्कुल नहीं है, किसी का सुनता ही नहीं है और अपराधी से तो मिले हुए हैं सब लोग, ये सब लोग जान रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अजीत शर्मा कांग्रेस विधायक ने कहा है कि बिल्कुल बिहार में खाकी का खौफ नहीं है और इस तरह से नीतीश कुमार को भी बड़े अधिकारियों से मिलना पड़ रहा है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं से सियासी माहौल गर्म हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद धामी कैबिनेट के 5 पद रिक्त हो गए। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने के साथ ही कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। उत्तराखंड को केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का इंतजार है, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कि हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, ये इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रियों का विस्तार भी होगा।